चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बताइए, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन किसी और एंड से, डिलीशन किसी और एंड से। क्यू। क्यू के अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारी क्यू है ना, वो ऐसे होती है दोस्तों। क्या हमने क्यू को ऐसे ही बनाया होगा? देखिएगा एक बार। क्या हमने क्यू को ऐसे ही बनाया है? ये क्यू कौन सी कहलाती है? ये फ्रंट होगा तो ये क्या होगा? रियर। बताइए, डेटा कहां से एंटर होता है, फ्रंट से या रियर से? रियर से एंटर होता है। और डिलीशन कहां से होता है? फ्रंट से। अब साथ साथ दोहराइए, ऐसी क्यू जहां पर इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से हो सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। अब साथ साथ दोहराइए, ऐसी क्यू जिसमें 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 एरे से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जिसको किससे इंप्लीमेंट करते हैं? किससे करते हैं? लिंक लिस्ट से। ये कहलाती है डीक्यू, नहीं सी क्यू। क्या कहलाती है? सर्कुलर क्यू। क्या यहां तक हो गया था? आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाला, वो है प्रायोरिटी क्यू। क्या पढ़ेंगे? प्रायोरिटी क्यू। बोलो, इस क्यू में इस क्यू में डेटा के साथ डेटा के साथ प्रायोरिटी भी होती है। कि क्या होती है? प्रायोरिटी भी होती है। इसमें खाली डेटा नहीं होता, साथ में क्या होती है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का टॉपिक खत्म हो गया है? कोई है जिस बैच में ओएस नहीं हुआ है? ये कौन सा बैच है जिसमें 4-5 लोग या ओएस नहीं हुआ है? वो नहीं हुआ है? 25 मार्च वाले में। ठीक है। बाकी लोगों का ओएस हो गया है। तो बताइए, सीपीयू शेड्यूलिंग में 3 क्यू कौन सी काम में लेते हैं? जब हम लोग ओएस पढ़ते हैं, सीपीयू को प्रोसेस देते हैं, तो सीपीयू प्रोसेस यूज करता है क्यू के थ्रू। वहां पर 3 क्यू होती है। सीपीयू की क्यू पूछ रहा हूं, प्रोसेस की क्यू नहीं पूछ रहा हूं। रेडी क्यू क्यों बोल रहे हैं आप लोग? रेडी क्यू जो होती है वो आपकी प्रोसेस की क्यू होती है। सीपीयू की 3 ही क्यू है। बोलो, शॉर्ट टर्म क्यू, मिड टर्म क्यू, लॉन्ग टर्म क्यू। तो रेडी क्यू नाम का शब्द कैसे आया? जब मैं कह रहा हूं कि सीपीयू की कितनी क्यू होती है, तो सीपीयू की तो 3 है। तो रेडी क्यू ये जो होती है वो किसकी क्यू होती है? प्रोसेस की। चलो, तो ध्यान से सुनना। क्या आपने, सीधा सा मेरा ये पूछने का मतलब था, क्या आपने कभी प्रायोरिटी क्यू पढ़ा है? बोलो, ऐसी क्यू जिसमें प्रोसेस के साथ साथ प्रायोरिटी भी हो। क्या हो? प्रायोरिटी भी हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। क्या यहां तक ठीक है? अब प्रायोरिटी क्यू साथ साथ बोलिएगा कि प्रायोरिटी क्यू 2 तरह की होती है। शॉर्टेड प्रायोरिटी क्यू, अनशॉर्टेड प्रायोरिटी क्यू। तो एक तो शॉर्टेड है और एक क्या है? अनशॉर्टेड। तो ऐसी क्यू की कल्पना करें जहां डेटा तो है, साथ ही साथ क्या है? प्रायोरिटी है। अगर आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से अरेंजमेंट नहीं है तो वो क्या कहलाता है? अनसॉर्टेड। और इसमें क्या है? प्रायोरिटी के हिसाब से सब कुछ होता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा डीएस से? क्वेश्चन में बनेगा कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा यहां से। बाकी क्यू के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सीपीयू से पूछे जाएंगे, ओएस से। हमारे डीएस में क्वेश्चन नहीं बनते क्यू के। क्वेश्चन सीधा बनेगा आपका ओएस से।
पर ओएस में काम आता है तो हमें आपको बताना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं अनसॉर्टेड। क्या देखते हैं? अनसॉर्टेड प्रायोरिटी क्यू। चलिए मान लेते हैं कि डेटा हमारा है पी। क्या है डेटा? पी डेटा है, और नीचे की तरफ जो लिखा होगा जैसे कि 2 3, ये क्या होगी? प्रायोरिटी। क्या होगी दोस्तों? तो मैंने लिखा है P3, इसका मतलब क्या होगा कि प्रायोरिटी है जिसकी किसकी है? 3। चलो P13 कर देता हूं, P13। ये है P2 0 या 1 ले लेते हैं, और ये है P32। तो बताइए हमारे पास कितने डेटा है? 3। P1 P2 P3। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? 1 की। 1 जो सबसे कम होता है ना वो प्रायोरिटी हाई है। सबसे कम किसकी है? मुझे बताइए ये सब कुछ अरेंज है या अनअरेंज है? अनअरेंज है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्यू की, है ना भाई। चलिए ये है मेरा फ्रंट और ये है क्या है? रियर। पहला क्वेश्चन वो आएगा इंसर्ट करना। क्या करना? बोलो। कोई भी क्यू में जब इंसर्शन होता है उसे एनक्यू ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनक्यू का मतलब क्या होता है? इंसर्शन। चलिए मेरे पास में है एक और प्रोसेस, एक और है डाटा P4 जिसकी प्रायोरिटी है 4। बताइए इसको मुझे इंसर्ट करना है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मुझे P4 को यहां घुसाना है। ये रियर पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। मुझे इसको इसमें डालना है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कितनी करनी पड़ेगी? 1। और यहां आ जाएगा P, आपका P4 का 4। कोई भी है आपका 4 आ गया। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल सही पहचाना आपने, है ना। अब मुझे यहां से डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट। याद से सुनिएगा, बोलो। क्यू में डिलीशन हमेशा हायर प्रायोरिटी वाला होगा। तो हायर प्रायोरिटी वाला डिलीट हो रहा है, क्यू से निकल रहा है, मतलब वो चल रहा है। मुझे बताइए यहां पर 4 लोग बैठे हैं। क्या बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। कुछ टाइम के लिए मैं इसको कर देता हूं P4 का 4 और ये P1 का 1। मान लो ये कोई स्टेट है। बताइए ये ऑर्डर में है या ऑर्डर में नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा? अनसॉर्टेड। मेरा पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्यू में जब भी आपको डिलीट करना हो, क्या करना हो, तो सबसे पहले कौन डिलीट होगा? मुझे बताइए ये 8 लोग और ये 3, 11 लोग फ्रंट रो में बैठे हुए। सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है, सब आगे पीछे बैठे हुए, है ना। अब मुझे किसी को यूज करना है, किसी को बुलाना है, उठाना है। बताइए मैं किसको उठाऊंगा सबसे पहले? हालांकि अनशॉर्टेड बैठेंगे तो किसको उठाऊंगा? तो जब हम लोग क्यू से किसी को निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा फ्रंट वाला नहीं होगा। प्रायोरिटी क्यू का नियम है कि सबसे पहले निकलेगा कौन? एंटर चाहे कोई भी हो जाओ, निकलेगा कौन? हायर प्रायोरिटी वाला। तो मुझे बताइए हायर प्रायोरिटी वालों को निकालना है, तो बताइए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले को निकालो, मैं कहता हूं हायर वाला सबसे पहले निकलता है। इस क्यू की खास बात यही होती है। पहले तो साथ साथ बोल लो, प्रायोरिटी क्यू के नियम सामान्य क्यू के नियम से अलग है। सामान्य क्यू में अगर मैं किसी को डिलीट करूं तो सबसे पहले कौन डिलीट होगा? P13। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं होगा। प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले डिलीट वही होता है जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी? हाई। और मान लिया कि हाई प्रायोरिटी वाला सबसे लास्ट में है, तो बताइए इस बार कितना टाइम लगने वाला है? यहां से निकालना शुरू करेंगे हम लोग, तो बताइए कितना टाइम लगेगा, 1 या n? ये लो भैया लिख लो। परफेक्ट। हाँ जी। नहीं, वो प्रोसेस की क्यों होगी? अगर कोई प्रोसेस की 5 स्टेट होती है, मान लो कोई प्रोसेस आया है, ठीक है, अभी इसको रिसोर्सेज नहीं मिले, तो वो कौन सी क्यू में? रेडी क्यू में जाएगा। नहीं, अब रेडी क्यू में नहीं जाएगा, वो जॉब क्यू में है। फिर वो उसको जैसी प्रोसेस मिलता है रेडी क्यू में आ गया।
अब मान लो कि 5 प्रोसेस है, पांचों के पांचों रेडी है। अब बताइए ये किसकी क्यू है? 5 रेडी है, सब कुछ है, अब चलने की बारी है। अब बताइए यहां पर आएगा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। जब सीपीयू डिसाइड करेगा कि मुझे सबसे पहले किसको चलाना है। नहीं, अलग कंसेप्ट है। कई बार हमें चेंज करना पड़ता है। सीपीयू को प्रायोरिटी के हिसाब से काम करोगे तो अगर क्यू में आपके रेडी वाले में लो प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी वाला रेडी नहीं है, तो हमारी सीपीयू क्यू में उसकी सीक्वेंस बदलेंगे हम लोग। ये मैं कह रहा हूँ ना, क्यू बदलती है तो आप सेम करस्पॉन्डिंग नहीं ले सकते, बदलेगी। राउंड रॉबिन में बदलती है। किसकी? सीपीयू के क्यू की? तो बताइए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, इनमें क्या डिफरेंस है? नहीं, क्या वो क्यों क्यों होती है वो? तो फिर लॉन्ग टर्म क्यों चाहिए? किस में आने? अरे आप, प्रोसेस और आपका एग्जीक्यूशन दोनों मिक्स हो रहे हैं। प्रोसेस अलग होता है, रेडी अलग होता है। हटा लूं मैं? क्या कह रहे हो? चल रहा है बकायदा। जगतपुरा में नहीं चल रहा, जगतपुरा बंद कर रखा उन लोगों ने, अभी तो देख लेता हूँ। हटा लूं? आपका जो ऑर्डर है वो सीक्वेंस में नहीं है दोस्त, ये अनशॉर्टेड है। यहां पर जो भी डेटा रखा हुआ है वो शॉर्टेड नहीं है। आप यहां पर कुछ टाइम के लिए डेटा को प्रोसेस बोल दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। यहां जितने भी प्रोसेस आए हैं वो अभी सीक्वेंस में नहीं है प्रायोरिटी के हिसाब से। पर अब 4 आ चुके हैं, अब चारों है, चारों की प्रायोरिटी अलग है। अब सीपीयू को किसी एक को उठाना है, तो जनरली क्यू ये कहता है कि पहला वाला उठाओ जो फ्रंट में है। ऐसा नहीं करेगा वो, प्रायोरिटी के अंदर वो हाईएस्ट को ही उठाएगा। तो डिलीशन हमेशा होता है। बोलो, डिलीशन ऑपरेशन को और क्या कहते हैं? डिक्यू। क्या कहते हैं? डिक्यू ऑपरेशन भी कहते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा डी क्यू मत लिख देना, क्यू यू ई वो डबल एंडेड हो जाएगा। ये शॉर्ट है, डी क्यू एन क्यू। पूरा मत लिखना दोस्त, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ऑपरेशन, डिलीशन को डी क्यू भी कहते हैं। डिलीशन ऑन क्यू, डी क्यू। अभी मेरे पास में सबसे पहले तीसरी प्रायोरिटी का, फिर चौथी प्रायोरिटी का, और दूसरी प्रायोरिटी का, फिर पहली प्रायोरिटी का। ठीक है ना? तो इंसर्ट करेंगे तो हम लोग लास्ट वाले में इंसर्ट कर देंगे, चाहेंगे प्रायोरिटी चाहे कुछ भी हो, इसीलिए ये अनशॉर्टेड है। लेकिन डिलीशन हमेशा प्रायोरिटी वालों का होता है। ये एक नियम होता है प्रायोरिटी क्यू का। बाकी जो लोग लिख चुके हैं, मैं साथ साथ बोलो, नॉर्मल क्यू में पहला फ्रंट से डिलीट होगा। प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी वालों को पहले डिलीट करेंगे। ये प्रायोरिटी क्यू अलग हो जाती है बाकी क्यू से, हाँ है ना? वापस देखिएगा, सेम कंसेप्ट है, लेकिन इस बार मैं किसके लिए कर रहा हूं? शॉर्टेड के लिए। किसके लिए? बोलो, शॉर्टेड में, शॉर्टेड में, शॉर्टेड में आपकी प्रायोरिटी, ठीक है, अरेंज होगी। क्या होगी? ये है फ्रंट और ये है रियर। मुझे बताइए, मेरे पास में कोई हायर प्रायोरिटी वाला आया है? कौन आया? P1।
तो बताइए P1 कहाँ जाना चाहिए, 4 के बाद में या P1 से P2 से पहले? P1 जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, मुझे बताइए P1 को कहाँ भेजूं मैं, लास्ट में भेज दूं या सबसे पहले भेजूं? सबसे पहले भेजेंगे तो बताइए यहां पर इंसर्शन ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? इंसर्शन ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? पक्का? ये होगी n। क्या होगी? तो हमारे पास में प्रायोरिटी वाले में ये बड़ी दिक्कत रहती है कि प्रायोरिटी में अगर सारी लोअर प्रायोरिटी है और हायर प्रायोरिटी वाला आ गया तो सबको आगे किसकाना पड़ेगा, हाँ या ना? ये किसक जाएंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा? P1। तो बताइए मेहनत एक बार हुई है, बार बार हुई है? अब मैं कहता हूं डिलीशन, क्या कहता हूं दोस्त? लेकिन डिलीशन का लॉजिक फिक्स है, सबसे पहले कौन डिलीट होता है? हायर प्रायोरिटी नोड सबसे पहले डिलीट होगा। तो बताइए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? 1। अरे वाह, ये हुई ना बात। हटाना हमेशा हायर प्रायोरिटी वाला होता है, क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाला सबसे पहले आ चुका है तो उसको हटाने में एक ही टाइम लगेगा भैया। लिख लो, दोनों के उल्टा कर देना बस। इंसर्शन 1 और n था, यहां पर उल्टा हो जाएगा, n और 1। तो दोस्तों आप जितने भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी आप लोग डीएस पढ़ रहे हैं उनके ऑपरेशन को समझिएगा और कॉम्प्लेक्सिटी बताने की कोशिश करिएगा। आप चाहो तो नहीं, कई लोग तो बोलते भी नहीं है, उनको कोई रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। माना कि 1 वाला हायर है, हमने ये कल्पना कर रहे हैं कि 1 वाला हायर है, 2 वाला कम है, ऐसे यू कल्पना करनी पड़ेगी सब, इसको मैं हायर मान रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम में तो सीधा कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा क्योंकि वो हमने अपने मन से समझा इसको, कॉम्प्लेक्सिटी यही आएगी चाहे कैसे भी समझो। तो एग्जाम में तो सीधा पूछेगा कि शॉर्टेड प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है और डिलीशन की कितनी होती है रेस्पेक्टिवली, ऐसे पूछेगा। बाकी डीएस में क्यू के क्वेश्चन नहीं आएंगे। डीएस में क्यू के क्वेश्चन इसलिए नहीं आते क्योंकि क्यू के क्वेश्चन आएंगे ओएस वाले टॉपिक से। क्या क्यों, क्या कौन सा वाला, ये वाला? क्यों, क्या हुआ? लेट आए थे, पड़ोस समझाएगा, समझा देगा। क्या यहां तक ठीक है? क्योंकि अभी इतना समय है नहीं दोस्त, बाकी मैं जाते समय समझा दूंगा। तो क्या हमने एरे पढ़ लिया? क्या हमने लिंक लिस्ट पढ़ ली? स्टैक हो गया, क्यू हो गया, अब बचा है स्टैक की कॉम्प्लेक्सिटी। चलो लिखो, स्टैक ऑपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है ना आपको, ठीक है। तो बताइए स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? एक तो होता है पुश, एक क्या होता है पॉप, एक क्या होता है पीक, यही तो ऑपरेशन है। एक होता है ट्रैवर्सिंग, ले लूं मैं ट्रैवर्सिंग, और एक मैं ले लेता हूं शॉर्टिंग, अरेंज करना। ये 5 ऑपरेशन है, आप लोग बताएंगे कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना भाई। कोशिश करिएगा सही गलत का मत सोचिएगा, ठीक है। वैल्यू है 1 या 11, 12, 13, 14। ये कौन खड़ा है भैया यहां पर? टॉप। ये है 0, 1, 2, 3, 4। चलिए अब आप खुद बताइए, कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए बच्चों का खेल है, अगर आप लोग थोड़ा सा यूज करें। मुझे एक एलिमेंट पुश करना है, मुझे एक एलिमेंट डालना है, सबको हिलाऊं या केवल एक को डाल दूं? अरे वाह, तो बताइए क्या लिखूं कॉम्प्लेक्सिटी? O1, ठीक है। सॉरी O1, O1, क्या यहां तक ठीक है? जैसे कि मान लो मेरे पास 15 है, तो कुछ नहीं करना है, टॉप को बढ़ाना है और यहां पर क्या ठूस देना है? 15। बताइए कितनी मेहनत करी हमने, एक बार ही तो करी है। चलिए अब आते हैं पॉप। पॉप का मतलब वैल्यू निकालना। तो बताइए इसमें से निकलेगा कौन? 11 निकलेगा या 13 या 15? क्या 11 निकल सकता है पहले? 13? तो जहां टॉप है वही तो निकलेगा। तो बताओ टॉप पर तो मैं वैसे खड़ा हूं, यहां तो हम लोग ऑलरेडी है, इसको निकालने के लिए कुछ भागदौड़ करनी कि नहीं करनी?
नहीं करनी तो क्या लिखूं? 1। 12 निकाल नहीं सकते आप अपने मन से। 12 निकालने से पहले आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? 15, 14, 13। क्या चीज? कैसे आएगा एन? पॉप ऑपरेशन का मतलब है एक एलिमेंट निकालना। तो सबसे पहले मुझे यहां निकालने के लिए बोला ना, तो पहले कौन निकलेगा? ये। तो आप कहोगे सर पॉप को एक बार चलाया, ये निकल गया। फिर आपको पॉप को एक बार चलाया, ये निकल गया। तो जितनी बार चला रहा हूं कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? 1 ही तो आ रही है। फिर एक बार चलाया तो ये निकल गया। तो अगर मैं इसको भी निकालता हूं तो भी एक बार ही तो निकलेगा ही है, पर उससे पहले ये भी तो निकालने पड़ेंगे। तो आप अपने मन से बीच में से नहीं निकाल सकते। आप लोग कभी टिकट खरीदे हो कभी एरोप्लेन का? नहीं खरीदो? देखी नहीं है? बस का? बस का तो नहीं पता। कल मैं कहीं बाहर गया था महाराष्ट्र, तो हम लोग लाइन में लगे थे। मेरी भी ये इच्छा थी, मैं 20 में था 12वीं वाली पोजीशन पर। सोचा सबसे पहले चला जाऊं, कोशिश भी करी। 2 गाड़ियां निकाली, वापस तो खड़े हो गया मैं। नहीं कर सकते। यही तो ये मजा है इस डेटा स्ट्रक्चर का। अगर आपको कोई भी निकालना हो तो आप लोग एरे लो। क्या लो? एरे लो। ऐसा नहीं निकलेगा इसमें, ठीक है ना? पी का मतलब है चलाना या प्रिंट करना। जहां पर भी खड़े हो वहीं खड़े रहो, कुछ हटेगा नहीं, सिर्फ प्रिंट हो जाएगा। तो मैं पीक जो है बोलो टॉप वाले एलिमेंट को प्रिंट करना। बोलो सभी लोग। और मैं टॉप पर ही खड़ा हूं, तो बताइए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? अब है ट्रैवर्सिंग। क्या है? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है एक एलिमेंट को डालना निकालना या सबको चलाना। अगर मैं सबको चलाना चाहता हूं तो कितनी ले लूं मैं? अगर मान लो ये शॉर्टेड नहीं होता, 11, 15, 13, 12, 14, तो इनको शॉर्ट करना है मुझे। क्या करना है? शॉर्ट करना है। तो मुझे कितनी बार मेहनत करनी पड़ेगी? एक बार या बार बार? बार बार आते ही एन लिख लो। अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी, आप लोग इतनी बार निकाल चुके हो। वर्बली आपको याद हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। दोस्त बहुत आसान हो जाती कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप लोग थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करें। और एक नियम याद रखेगा, जैसे बोला जा रहा है वैसे ही परफॉर्म करना है। हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एलिमेंट ना तो ठूस सकते हैं कहीं पर भी, या कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ फिक्स है, डलेगा तो कहां से डलेगा, निकलेगा तो कहां से निकालना है एलिमेंट। हमारी इच्छा काम नहीं आएगी। नहीं तो फिर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब भी क्या है और उसके ऑपरेशन का मतलब भी क्या है? अगर हमें चाहिए कहीं से भी डाल दे कहीं से भी निकाल दे, तो हमें एरे लीजिए। स्टैक में नहीं हो पाएगा। जनरली वही करेंगे जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम हो। एन वाला सबसे कम होता है। बाइनरी लगाएंगे नहीं यहाँ पर, बाइनरी शॉर्ट। एन लॉग लॉग एन आती है, बाइनरी शॉर्ट इसमें लगेगा नहीं। बाइनरी शॉर्ट, बाइनरी शॉर्ट के लिए सॉर्टेड होना चाहिए। बाइनरी सर्च के लिए शॉर्ट, शॉर्ट मतलब सर्च कर दो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्च, ये लो, एक ही बात है। शॉर्ट होगा तभी तो सर्च होगा। कोई एलिमेंट ढूंढना है तो कितनी मेहनत लगेगी? इतनी। अब बढ़ेंगे, हाँ जी। 4th नंबर वाला ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब है हर एलिमेंट को चलाना। ठीक है, मैं चलाता हूं, मुझे हर किसी को प्रिंट करना है, ठीक है ना? टॉप को छेड़ेंगे नहीं। अब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर लूंगा यहां से। तो बताइए सबसे पहले किसको प्रिंट करूंगा? फिर इसको आएगा पॉइंटर यहां पर, फिर क्या प्रिंट होगा? 12। फिर ये वाला आएगा 13 प्रिंट होगा। फिर ये यहां जाएगा 15 प्रिंट होगा। यहां आएगा ये 11 प्रिंट हो जाएगा। टॉप को नहीं हिलाएंगे। बोलो सभी एलिमेंट पर पहुंचना। पहुंचने के बाद में चाहे तो इनको जोड़ो घटाओ प्रिंट करो। तो मैं प्रिंट करने वाला बोल रहा हूं, तो बताइए आपको कितनी बार प्रिंट करना पड़ेगा? 5 बार। तो 10 एलिमेंट होते तो 100 होते तो एन होते तो ट्रैवर्सिंग की कितनी आएगी? एन। ट्रैवर्सिंग मतलब जितने एलिमेंट सबको चलाओ। चलाने के करना क्या चलाकर, वो आपको बता देगा। प्रिंट करो, जोड़ो, घटाओ। क्या यहां तक ओके है दोस्त? और कोई डाउट?
क्योंकि अब जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो डेटा स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन 100% आएगा। यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। नाम रहेगा ट्री। क्या रहेगा? डेटा स्ट्रक्चर। डायग्राम देख लीजिए दोस्त। साथ साथ बोलिए। ट्री डेटा स्ट्रक्चर एक ग्राफ है। आपके सामने जो बोर्ड पर है ना, वो ग्राफ है, ट्री नहीं है। ठीक है ना? बोलो। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो किसी भी संरचना में हो सकता है, किसी भी संरचना में हो सकता है, और उसमें साइकिल बन रही है, क्लोज हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? ग्राफ। क्या कहते हैं? बोलो। ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ है। बोलो। ऐसा ग्राफ जिसमें कोई साइकिल ना बने, ऐसे ग्राफ को कहते हैं ट्री। क्या कहलाता है? चलिए, तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पहले देखिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायग्राम बाद में बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ट्री एक डैश डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर या नॉन लीनियर? नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि इसमें चलना कैसे होगा? नॉन लीनियर। मतलब हम लोग क्रम में नहीं चलेंगे। क्या नहीं चलेंगे? क्रम में नहीं चलेंगे। अगर आप लोग कहीं पर भी क्रम में चलते हो तो वो लीनियर हो जाता है, और लीनियर के अंदर स्टैक आता है, क्यू आता है। पर ये नॉन लीनियर है। कैसा है ये? दूसरा साथ साथ बोलो। ट्री में साइकिल या क्लोज पाथ होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। अगर ट्री के अंदर कोई साइकिल आ जाए या क्लोज पाथ आ जाए तो वो क्या बन जाता है? ग्राफ। तो मैं कह सकता हूं, बोलो, ग्राफ का सुपरसेट या सबसेट ट्री है। तो बताइए क्या लिखूं? सबसेट और सुपरसेट समझते हो? कौन किससे बनता है? ट्री से ग्राफ बनता है या ग्राफ से ट्री बनता है? तो आपके पास ये ले लो ग्राफ। ये है ग्राफ। ग्राफ बड़ा होता है, और ग्राफ में से अगर आपने साइकिल तोड़ दी तो ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब ग्राफ से ही ट्री बनता है। ट्री से ग्राफ कभी नहीं बना सकते। जैसे ये आपके पास ट्री है, क्या है ये? अब आप इसको कभी ग्राफ में नहीं बना पाओगे। आपको नहीं पता कि कहां पर साइकिल बनानी है, कहां नहीं बनानी, यहां बनानी है, यहां बनानी। आप लोग तय नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई मेरे पास में है, अगर मेरे पास में कोई साइकिल या क्लोज पाथ बन रहा है, तो उससे मैं ट्री बना सकता हूं। हाँ या ना? तो बोलो, ग्राफ का सबसेट कौन है? ट्री है। क्या यहां तक ओके है? अब बात करेंगे ट्री की टर्मिनोलॉजी। किसकी बात करेंगे? टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स। अगर ये आपने जिस दिन समझ लिया, ट्री आपको दुख नहीं देगा। अगर आपने कभी भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो ट्री वाला, और अगर आपको लगता है कि सब मुझे कम समझ में आया, तो उसका कारण ये है, आपको ट्री के शब्द समझ में नहीं आते। जब आप शब्द समझ जाएंगे ट्री में कौन सा शब्द किसके लिए काम में आता है, तो मजा आएगा। जैसे कि यहां पर आएगा हाइट, डेप्थ, डिग्री। हाइट किसको कहते हैं? हाइट ऑफ नोड क्या है, डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ नोड क्या है। तो अगर ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पर टर्मिनोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको एक एक टर्म अच्छे से समझनी है। उससे पहले छोटू सा डायग्राम बना ले, फिर मैं आपको ट्री के टाइप पढ़ा दूंगा। और टाइप के बाद में आपको एक ट्री पढ़ना होगा, बीएसटी। सबसे इंपॉर्टेंट बीएसटी होता है, बाइनरी सर्च। और इस बार हमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालनी है, इस बार हमें ऑपरेशन चलाकर दिखाना है। हम लोग नहीं कहेंगे ट्रेवर्सिंग कितनी आएगी, हम लोग ट्रेवर्सिंग करके दिखाएंगे इस बार। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर।
नहीं, मेरे हिसाब से बी प्लस ट्री नहीं है, क्योंकि वो एम वे ट्री होता है और एम वे ट्री नहीं आएंगे। सिर्फ बाइनरी ट्री तक आता है, एम वे ट्री नहीं आएंगे। और बाइनरी ट्री में मेरे हिसाब से रेड ब्लैक तक आ जाएगा, एवीएल रेड ब्लैक तक। बी ट्री और बी प्लस ट्री वो तो नहीं आना चाहिए। ट्री नॉन लीनियर चलेगा, बनाओ बली एरे से, पर चलेगा नॉन लीनियर। इसमें एक एक एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं चलेंगे। ट्री में साइकिल या क्लोज पाथ नहीं होता है, किसी भी तरह से बंद नहीं होगा ट्री कहीं से भी। ट्री जो है वो ग्राफ का सबसेट है, या ग्राफ का सबसेट ट्री है। इसका मतलब है ट्री बड़ा होता है और ग्राफ नहीं, ट्री छोटा होता है और ग्राफ बड़ा होता है। डेटा स्ट्रक्चर, डीएस का मतलब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। हटा लूं? अब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, एक एक टर्म्स पढ़ेंगे ट्री की। और ट्री की टर्म समझ में नहीं आई दोस्तों, आगे पढ़ने का मतलब नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, एक एक टर्म बहुत ही क्लियरली पता होनी चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ट्री पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन कर लेंगे, तब मैं आपको करवा दूंगा कोई भी क्वेश्चन आपका। चलिए शुरू करें। सबसे पहला शब्द आता है नोड। क्या आता है? साथ साथ बोलिए, ट्री के हर एलिमेंट को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो सबसे आसान था, हाँ या ना? बता सकते हैं यहाँ नोड कितने हैं? 5 नोड है। कितने नोड है? 5 नोड है। दूसरा आता है रूट नोड। क्या आता है? बोलो, ऐसा नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं है, जिसका कोई पेरेंट नहीं है, वो क्या कहलाता है? रूट नोड। रूट नोड के ऊपर कुछ नहीं है, पेरेंट हमेशा होता है। बताइए, डी और ई किसके बच्चे हैं? बी और सी किसके बच्चे? ए किसका है? नहीं पता, तो यही होगा रूट। क्या होगा? रूट। बोलो, ट्री की शुरुआत रूट नोड से होती है। रूट नोड को स्टार्टिंग नोड भी कहते हैं। आप लोग अगर कभी भी ट्री चलाना हो, क्या है ना भाई, तो कहीं से भी मत घुस जाना। अगर मैं कहता हूं इस ट्री को चलाओ, तो कोई भी स्टूडेंट यूं नहीं घुसेगा, बी से चला रहा हूं मैं, बी चला, फिर ए चला, ई चला, ये चला, ऐसा नहीं होगा। जब भी मैं बोलूं ट्री को चलाइए, तो शुरुआत हमेशा कहां से करनी पड़ेगी? यहीं से करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। जैसे बताइए, स्टैक में हम लोग एलिमेंट कहां से घुसाते हैं? कहीं से भी, या टॉप पर निकालते कहां से? क्यू में इंसर्ट कहां से होता है, फ्रंट से या रियर में? फिक्स है सब कुछ, तो आपको यहीं से चलना है। ई से मत चलिए अपने हिसाब से। लिख लो, यही आपका स्टार्टिंग नोट है, और इसकी पहचान होती है कि इसका कोई पेरेंट नहीं होता। एक एक टर्म को अच्छे से देख लेना, अभी तो आसान आ रही है, आगे जाकर थोड़ी सी टफ आएगी, ठीक है ना? कौन सा क्यू किस टॉपिक से? मैं समझा नहीं आकाश, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सा क्यू किस टॉपिक से है?
अच्छा, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से? जब आप टॉपिक को पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस क्वेश्चन से। अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ोगे तब भी आपको डाउट आएगा कि ये टॉपिक में किस, या ये क्वेश्चन में किस टॉपिक का है। अगर आप टॉपिक पढ़ लो तो आपको क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा कि कहां से लिया गया है। अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहां तक, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद बता दूंगा, देखो यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। अभी तो हम लोग सारी टर्म सीख रहे हैं, इन दोनों टर्म में कभी क्वेश्चन नहीं बने। तो बोलो, ट्री के हर नोड को, हर नोड को क्या कहते हैं हम लोग? नोड। हर एलिमेंट को नोड कहते हैं, और ऐसा नोड जिसके पेरेंट ना हो क्या कहलाएगा? रूट नोड। क्या कहला लेगा? आज आपकी क्लास 4 बजे तक है। आगे बढ़ू मैं? बाकी है, चलो लिख लो, शक्लें मत बनाओ, बोल दिया करो आप। हाँ, बोलो। ट्री चाहे कितना भी हो, कैसा भी हो, चाहे कैसी किस लेवल का भी हो, चाहे बी हो, चाहे एवीएल हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमकर ट्री हो, कोई भी ट्री हो, रूट नोड हमेशा कितना होगा? एक। एग्जैक्टली वन। दो रूट हो ही नहीं सकते। तीसरा, अब देखो ध्यान से, तीसरा देख लो, इसे कहते हैं पेरेंट नोड। क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं इंटरनल नोड। क्या कहते हैं? इसी का एक भाई है जिससे कहते हैं चाइल्ड नोड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चाइल्ड नोड कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये डायग्राम में यही बना देता हूं, आपको आसानी होगी। ए, बी, सी, डी और ई। चलिए देखकर बताइए, इस नोड में कितने पेरेंट हैं? मतलब पेरेंट मतलब ऐसा, साथ साथ बोलो, ऐसा नोड जिसके चाइल्ड हो, वो क्या कहलाता है? पेरेंट नोड। क्या कहलाता है? तो कितने नोड हैं जिसके चाइल्ड है? आंसर देखिएगा एग्जाम्पल में, ए, बी और सी। अरे, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं पेरेंट नोड ये 3 है, पूछा नहीं आपसे मैंने, ये कितने हैं? बोलो, ऐसा नोड जिसका एक चाइल्ड हो, ऐसा नोड जिसका एक चाइल्ड हो, कौन कौन है? ए और सी। मैं कलर कर दूं इसको, ये लो, एक तो ए है और एक का क्या है? सी। ये क्या कहलाएंगे? चाइल्ड नोड। थोड़ा सा डायग्राम, सॉरी पेरेंट नोड, थोड़ा सा डायग्राम को और बड़ा बनाना दो। डी ई यहां पर ले लेता हूं, यहाँ ई एफ ले लेता हूं, बोलने में आसानी होगी। डी ई एफ जी और एच। चलिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम लिया है ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। डी ई। चलो अब वापस आइए, बताइए इसमें कौन कौन से नोड है जो पेरेंट है? क्या होंगे? ए, बी, सी, डी। ये चारों नोड क्या होंगे? पेरेंट नोड। तो चाइल्ड नोड क्या होंगे? ध्यान से सुनना। बोलो, परिभाषा क्या है? ऐसा नोड जिसका एक पेरेंट हो, वो क्या कहलाता है? चाइल्ड नोड। ये सारे के सारे पेरेंट नोड है। क्या है ये? चलो चाइल्ड नोड ढूंढते हैं। क्या इसका कोई चाइल्ड है? नहीं, सॉरी सॉरी, इसका कोई पेरेंट है? इसका कोई पेरेंट है? इसका कोई पेरेंट है? इसका कोई पेरेंट है? सबका पेरेंट है, हाँ है ना? तो बताइए कौन कौन से चाइल्ड नोड है यहां से? बोलो, चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड बराबर टोटल नोड, टोटल नोड -1 रूट नोड। सारे नोड रूट को छोड़कर चाइल्ड होंगे।
अगर रूट को छोड़ दें आप तो क्या हो जाएंगे वो चाइल्ड। देखो चाइल्ड वो होता है जिसका पेरेंट होता है। क्या इनके पेरेंट कौन, दोनों का, इन दोनों का पेरेंट, इसका पेरेंट, बीसी के पेरेंट, ए का पेरेंट। तो जितने नोड है, कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, तो 8 में से एक जाएगा पीछे, कितने बचेंगे, 7 होंगे चाइल्ड नोड। क्या होंगे, चाइल्ड नोड। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो आपका फॉर्मूला समझ में आ गया। तो बताइए अगर नोड की संख्या 50 है, कितनी है, तो पेरेंट नहीं चाइल्ड नोड कितने होंगे, एक कम कर लेना, बस रूट को हटाया जाता है। तो ये 1 माइनस किसके लिए हो रहा है, रूट को। लिख लो पेरेंट और चाइल्ड। याद रखिएगा पेरेंट नोड को इंटरनल नोड भी कहते हैं। अगर आप लोग आंसर लिख रहे हो, 7 लिख रहे हो, एबीसी लिख रहे हो, तो डायग्राम जरूर बना लेना। बाद में पता नहीं चलेगा कि सब एबीसी कहां से आया है। तो डायग्राम जरूर बनाते रहिए। और पेरेंट नोड को इंटरनल नोड भी कहते हैं। एग्जाम पेपर अपलोड नहीं हुआ है। एग्जाम पेपर अपलोड हो जाएगा 22-23 अगस्त को। अभी अपलोड नहीं होगा। कौन सा एग्जाम पेपर बात कर रहे हो मानसी? कौन सा? डाल दिए ने? अरे मैंने आपको बोला क्वेश्चन देकर जाऊंगा, दिए तो है क्वेश्चन। भाई अगर मैंने आपको बोला क्वेश्चन दूंगा तो दे दिए है, नहीं बोला तो नहीं देंगे। ग्रांड सन नोड, ऐसा कोई नोड मैंने नहीं पढ़ा है दोस्त। ठीक है, ग्रांड पेरेंट नोड या ग्रांड सन नोड या ग्रांड डॉटर नोड, ऐसा कोई नोड टेक्निकली कोई लीगल बुक में नहीं है। हाँ देसी कट्टे आते हैं उसमें जरूर मिल जाएगा आपको। अभी आएगा लिफ नोड। हटा लू, 3 और 3 6 और 1 7 है, 8 8 माइनस 1 7। तो आपको वो थ्योरी में क्वेश्चन बनाएगा, मानना कि किसी ट्री में 10 नोड है तो उसमें चाइल्ड नोड कितने होंगे। पेरेंट नोड निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पेरेंट कुछ भी डायग्राम हो जाए बदल जाता है। हटा लू। अब आते हैं पांचवा। पांचवा बोलो लीफ नोड। क्या बोलो, साथ साथ बोलिए, इनको एक्सटर्नल नोड भी कहते हैं। बोलो, ऐसा नोड, ऐसा नोड जिसका चाइल्ड ना हो। क्या ना हो, चाइल्ड ना हो। ये देखिए, मुझे थोड़ा कंफर्म करो कि जो अभी डायग्राम बनाए तो वो सेम है या अलग है। क्या मैंने सेम बनाया क्या? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। बताइए क्या एच का कोई चाइल्ड है, ई का, एफ का, जी का? ये कहलाते हैं लीफ नोड। क्या कहलाते हैं? लीफ नोड कहलाते हैं। और ध्यान से सुनना दोस्त,
बोलो किसी भी ट्री में से लीफ नोड को हटा दो, पीछे क्या बचेगा? पेरेंट नोड। क्या बचेंगे? तो इस ब्लू वाले को कहते हैं इंटरनल नोड। क्या कहते हैं? इंटरनल का मतलब क्या होता है? तो ये वो नोड है ब्लू वाले जिनका कोई ना कोई चाइल्ड है, और ये है जिनके चाइल्ड नहीं है। तो अगर मुझसे कोई पूछे दिए गए ट्री में 4 नोड इंटरनल है और 4 एक्सटर्नल है, 4 इंटरनल है और 4, तो बताइए, टोटल नोड कितने होंगे? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों को जोड़ते तो टोटल नोड आते हैं आपको, देख लो बोले आप। हाँ सॉरी, चाइल्ड नोड, ये लो, लिखना भूल गया। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो साथ साथ बोलिए, टोटल नोड, टोटल नोड, टोटल नोड कितने होंगे? बोलो, इंटरनल नोड प्लस एक्सटर्नल नोड, सारे नोड को जोड़ दो तो क्या आ जाते हैं? टोटल नोड आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल को देख के बताइए लीफ कौन कौन से हैं? HEFG, लिख लो लीफ नोड। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अगर किसी नोड में 4 इंटरनल और 4 एक्सटर्नल नोड है तो टोटल कितने नोड होंगे? आप लोग दोनों को जोड़ के बता दें, इंटरनल एक्सटर्नल मिलकर पूरा ट्री बनता है। पेपर अपलोड हो गए लेकिन आंसर नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। आंसर बनाने पड़ते हैं दोस्त, ऐसे थोड़ा निकलते। ठीक है, बस नेट से आपको अलग अलग जगह पर ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए। आंसर भी बनाने बाकी है, बनाए नहीं है। हटा लूं? चलो, क्या अगला लिखूं दोस्त? जो लोग बातें करते हैं पहले एक बार लिख लिया करो। पहले बातें करते हो, फिर टाइम मिलता तो लिख लेते हो, फिर कहते हो रुको। क्वेश्चन वापस दोहराता हूं, अगर 75 नोड इंटरनल है और एक्सटर्नल नोड 25 है तो टोटल ट्री में कितने नोड है? 100 नोड वाले ट्री में कितने रूट होंगे? एक रूट, 2 कभी नहीं होगा, हाँ है ना? और अगर मैं 100 में से एक घटा दूं तो 99 नोड आएंगे। वो कौन से नोड होंगे? पेरेंट नोड या चाइल्ड नोड? चाइल्ड नोड। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाषा से, वो ट्री देगा नहीं आपको। इसी क्वेश्चन के अंदर साथ साथ बोलो, सिबलिंग नोड, ऐसे नोड, ऐसे नोड, ऐसे नोड्स जिनके पेरेंट सेम हो, जिनके पेरेंट सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? सिबलिंग। तो बताइए यहाँ पर सिबलिंग कौन कौन है? क्या बी और सी सिबलिंग है क्या? क्या डी और ई सिबलिंग है क्या? क्या एफ और जी सिबलिंग है क्या? और कोई नोड सिबलिंग नहीं है? क्या डी और एफ सिबलिंग है क्या? नहीं। डी का पेरेंट कौन है? बी। और एफ का पेरेंट ये दोनों सिबलिंग नहीं है। क्या ये दोनों सिबलिंग है क्या? ये दोनों सिबलिंग है क्या? ये दोनों सिबलिंग है क्या? यस। जिनका पेरेंट सेम हो वो सिबलिंग नोड आते हैं। लिख लो, नीचे यहाँ जोड़े में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जोड़े में। बी और सी सिबलिंग है, डी और ई इबलिंग है, एफ और जी
सिबलिंग है। क्या लिख लिए क्या? बोलो, ऐसा नोड जिसके पेरेंट सेम हो क्या कहलाते हैं? सिबलिंग। ठीक है, चलो अब आएगा क्वेश्चन यहां से। अब जो पढ़ने वाले हैं वो हैं श्री श्री श्री। ये जो टर्म्स आने वाली है 6 हो गए ना, यहां से शुरू होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है ना? सबसे पहले पढ़ेंगे डिग्री। क्या पढ़ेंगे? ऑफ अ नोड। बोलो, डिग्री ऑफ अ ट्री। ट्री की डिग्री कितनी, नोड की डिग्री कितनी, है ना? जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं उनके लिए एक बार ताली हो जाए, फर्स्ट आएंगे वो। चलो बोलो, नोड के चिल्ड्रन की संख्या, नोड के चाइल्ड नोड की संख्या क्या कहलाती है? डिग्री। क्या कहलाती है? नोड के चाइल्ड नोड की संख्या। कोई नोड है, उसके कितने चाइल्ड है ना भाई? ये मान लो कोई डायग्राम है, ऐसा कोई ट्री दे रखा है, तो मुझे बताइए डिग्री का मतलब है कि उसके कितने चाइल्ड है। नोड के चाइल्ड की संख्या, तो बताइए इसके चाइल्ड कितने हैं दोस्त? बताइए चाइल्ड कितने हैं? इसके चाइल्ड, इसके चाइल्ड, इसके चाइल्ड, 0 0। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये कहलाती है डिग्री। किसकी? नोड की। तो दिए गए डायग्राम में बी की डिग्री कितनी आएगी? 3। मतलब सबसे ज्यादा बच्चे किसके हैं? 3 के। है ना? वो बीच वाला भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि रूट के सबसे ज्यादा हो, बीच वाले के भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर डिग्री का मतलब है लालू प्रसाद यादव, याद आ गया? लालू के कितने बच्चे थे? लालू को याद नहीं, ये हुई ना बात। बोलो, ट्री में, ट्री में मैक्सिमम डिग्री, तो बताइए इस पूरे ट्री के अंदर मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है। तो यहां पर ट्री की डिग्री क्या होगी? 3। ध्यान से सुनना लल्ला। बताइए ट्री में अलग अलग डिग्री दिख रही है आपको? सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? तो ट्री में मैक्सिमम जो डिग्री होती है उसी को क्या कहते हैं? ट्री की डिग्री कहते हैं। तो ट्री की डिग्री किसके हिसाब से निकलती है? मैक्सिमम डिग्री के हिसाब से। और मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? 3। फिर अगर मैं आपसे पूछूं ए की डिग्री कितनी है, ए की डिग्री कितनी है, तो बताइए भाई, क्या लिखोगे आप लोग? 2। बी की डिग्री कितनी है? 3। डी की डिग्री कितनी है? 0। तो बहुत सारी डिग्रियां होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी डिग्री होती है उसी को ट्री की डिग्री माना जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? लिख डालिए दोनों डिग्री वाले कंसेप्ट। ट्री में मैक्सिमम जो डिग्री है वो ही ट्री की डिग्री है। तो पूरा ट्री देख लो, सबसे बड़ी जो डिग्री आएगी वो आपकी ट्री की डिग्री कहलाएगी। 3। क्या चीज? क्वेश्चन तो फॉर्मूला बनाएंगे इसको आगे जाकर। डिग्री से कई चीजें निकाल लेते हैं हम लोग। अब क्या निकलेगी वो तो आगे जाके क्वेश्चन जब मैं लिखवाऊंगा तब पता चलेगा। इससे क्वेश्चन लिखवा दूं क्या? मैंने आपको शीट में दे रखे थे क्या क्वेश्चन?
प्रिंट करा कर दिया करो। अरे कोई क्वेश्चन 2, 4, 500, 200, 300 क्वेश्चन तो दे भी दे, लाखों क्वेश्चन है। यहां से बुकलेट दी ना, और कितने क्वेश्चन चाहिए? क्या बुकलेट खत्म कर ली किसी ने? बुकलेट तो क्वेश्चन खत्म हो नहीं रही है। मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो सिर्फ पुराने साल का क्वेश्चन देता हूँ। क्या आपको डिग्री निकालने के लिए बोले दे दे कोई? अगर मैं आपको डायग्राम देखकर बोलूं इसकी पूरे ट्री की डिग्री कितनी आएगी तो 3, और ई की डिग्री कितनी है? तो बताइए इंटरनल या एक्सटर्नल नोड में से किसकी डिग्री हमेशा 0 रहेगी? एक्सटर्नल नोड बोले तो लीफ नोड, और लीफ नोड को लीफ नोड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी डिग्री 0 है। डिग्री 0 होने का मतलब बच्चे नहीं है। तो ऐसे नोड जिनकी डिग्री 0 होती है उसको क्या कहते हैं? लीफ। समझ गए मेरी बात? तो मैं लीफ की परिभाषा बदल सकता हूं इसके हिसाब से। लीफ में मैंने क्या लिखाया था? ऐसे नोड जिसके चाइल्ड ना हो, हाँ है ना, वो क्या कहलाते हैं? लीफ। अब चाइल्ड की जगह मैं लिख दूं ऐसे नोड जिसकी डिग्री ना हो, वो क्या कहलाएंगे? लीफ। तो क्या डिग्री के हिसाब से बाकी वाला समझ लोगे क्या आप? पक्का? मैं सारी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, आपको को कुछ भी कहीं से भी कनेक्ट करके दे देगा। सावधानी से सुनो, लीफ की परिभाषा पढ़ो तो क्या लिखी हुई है? लीफ नोड, लीफ नोड जिसका चाइल्ड ना हो उसकी डिग्री कितनी होती है? तो क्या मैं यहां पर ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लीफ नोड ऐसे नोड है जिसकी डिग्री क्या आती है? बोलो, ऐसे नोड जिनकी डिग्री 0 नहीं है वो सारे सारे इंटरनल नोड है। इंटरनल नोड बोले तो पेरेंट नोड है। देख लो इसमें इंटरनल नोड कितने हैं? ए और बी दो ही तो है पेरेंट नोड। तो जिसकी डिग्री 0 है वो लीफ, या एक्सटर्नल जिसकी डिग्री 0 नहीं है, जिसकी डिग्री 0 वो इंटरनल या पेरेंट। तो पेरेंट की जगह पर आप लोग ये भी लिख सकते हो नॉन 0 डिग्री नोड, और लीफ की जगह क्या लिख सकते हो? 0 डिग्री नोड। क्या संभाल लोगे क्या? आपको वो इससे सबकी परिभाषा पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लेवल। क्या है? बोलो, 8 हो गया, 9 करते हैं। लेवल। बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम रूट +1। बोलो, रूट से दूरी +1 क्या कहलाएगा? लेवल। क्या कहलाएगा? लेवल। देखें, आपके पास में डायग्राम ऐसा है, ए बी सी डी ई और एफ, ऐसे लिख लिया मैंने। बताइए इसकी रूट से दूरी कितनी है? इसकी रूट से दूरी कितनी है? 0। 0 + 1 ये है लेवल 1। क्या है ये? इसकी रूट से दूरी कितनी है? ये है दूरी 1, एज की संख्या। क्या है ये? एक एज आ रही है। तो ये और ये क्या दोनों एज एक एक वाले हैं? तो इनका लेवल क्या होगा? 2। 1 + 1 जो भी दूरी है ना उसमें क्या जोड़ना होता है? 1। तो ये लेवल 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थोड़ा सा अच्छे से बना दो। डी ई एफ। अब बताइए डी की कितनी दूरी है ए से? 1 और 2। और ई की भी कितनी दूरी है? 2। 2 + 1 करेंगे तो ये कौन सा लेवल आएगा? लेवल 3। और ये क्या आएगा? लेवल 4।
क्या आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो मुझे बताइए बी का लेवल कितना आएगा? या फिर मैं आपसे पूछूं लेवल 2 में कितने नोड है? 2 नोड है। लेवल 2 के कौन कौन से नोड है? तो देखिएगा लेवल 2 जिसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, लेवल 2 के नोड कितने आएंगे? 2। कौन कौन से? बी और सी। क्या आपको समझ में आ गया? ये होता है लेवल। क्या होता है? लेवल। हाइट जो लेवल से ऊपर डिपेंड करती है वो होगी 0 से, हाइट आएगी भी। एफ की लेवल, हाँ तो रूट से दूरी कितनी? 3 + 1 4। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम रूट +1। तो बताइए एफ की कितनी दूरी है? ए से 3 दूरी है, +1 करना 4 आएगा, लेवल 4 पर आएगा एफ। हाँ जी, सही है। जितनी दूरी लगे उसमें +1 जोड़ देना। इनका यूज है क्वेश्चन बनाने के लिए। ये सिर्फ शब्द पढ़ा रहा हूं, ये शब्द समझ में आ गए तो क्वेश्चन समझ में आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व होगा। अभी इनका यूज कुछ नहीं है। क्वेश्चन की भाषा में साफ साफ लिखा होगा कि बी की डेप्थ कितनी है अगर ये लेवल 2 पर है। बी की डेप्थ कितनी है अगर ये लेवल 2 पर है। तो आप बताओ क्या निकालोगे? अब जब आपको यही नहीं पता कि लेवल कौन सा होता है, लेवल क्या है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, वरना यू ऐसे कोई हेल्पिंग नहीं है। हटा लू? चलो साथ साथ बोलो। नम्मा 10वां सबसे ज्यादा ये आता है दोस्तों। साथ साथ बोलो डेप्थ। क्या बोलो? डेप्थ ऑफ अ नोड। बोलो रूट से लेकर नोड तक आने वाली एजेस की संख्या, शाखाओं की संख्या, एजेस की संख्या कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? रूट से लेकर नोड तक। चलिए निकालते हैं। चलो बताइए इनकी सबकी क्या निकालनी है दोस्तों? एज। क्या निकालनी है? एज। अरे लल्ला से एज। डेप्थ 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 और डेप्थ। एक की मैं बताऊं, बाकी आप लोग बता देना, ठीक है? मैं बताता हूं सी की डेप्थ। बोलो रूट से लेकर नोड तक, सी तक आने के लिए कितनी एजेस है? तो मैं यहां पर क्या लिख लूंगा? एक। बाकी वालों की डेप्थ निकालिए। बोलो इसकी डेप्थ निकालो। तो बताइए किस नोड की डेप्थ हमेशा 0 होगी? रूट नोड की। हाँ है ना? बताइए डेप्थ 1 वाले कौन से लेवल में आते हैं? चलो यहां डेप्थ निकालो। डेप्थ में समझ गए? एज की संख्या रूट से लेकर, तो यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कितनी एज है? 0। तो डेप्थ कितनी है? 0। इन दोनों की डेप्थ कितनी आएगी? 1। इन दोनों की डेप्थ 2 और इसकी डेप्थ
3। तो बताइए लेवल कैसे निकाला जाता है या डेप्थ कैसे निकाली जाती है? बिल्कुल सही, जो भी लेवल है उसमें से क्या कर दे, -1 कर दे। तो बताइए तीसरे लेवल की डेप्थ हमेशा कितनी होगी, 2। दूसरे लेवल की डेप्थ कितनी होगी, 1। पहले लेवल की डेप्थ क्या होगी, 0। उससे हमेशा जो भी लेवल है उसमें से एक घटा देना, आपकी डेप्थ आ जाती है दोस्त। क्या आपको ये चीज समझ में आई? पक्का? चलो लिख लो। चलो आप लोग, मैं जानता हूं वैसे बड़े बुद्धिमान हैं, गंगाधर के बाद में आप ही है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। डेप्थ और हाइट, इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत बढ़िया, ऐसा तो आंसर मैं उम्मीद कर ही रहा था। डेप्थ का मतलब गहराई है और हाइट का मतलब ऊंचाई है। अरे हिंदी तो मुझे भी आती है। हाँ, अगर आप ऊपर से नापना शुरू कर रहे हैं तो, और नीचे से नापना शुरू करें तो हाइट। हाइट हमेशा नीचे से नापी जाती है ऊपर की ओर, और डेप्थ गहराई मापी जाती है ऊपर से नीचे की ओर। हिंदी नहीं बतानी होती हर बार आपको, ठीक है? इसी का उल्टा होता है हाइट। क्या होता है? चलो 10वां 11वां इसका भाई है हो। बोलो, अभी किसकी डेप्थ निकाली थी, नोड की? अब बताओ डेप्थ ऑफ ट्री क्या होता है? बताइए डेप्थ ऑफ ट्री क्या होगा? अधिकतम गहराई क्या है इस पूरे सबके, देखो बोलो, बोलो। ट्री में, ट्री में मैक्सिमम डेप्थ कितनी आ रही है वहां पर? 3। तो 3 ही क्या होगी इसकी, ट्री की गहराई। तो सबकी गहराई चेक कर लो, जो सबसे ज्यादा गहराई दिख रही है वो आपकी ट्री की डेप्थ होगी। सारे नोड क्यों नहीं देखना, सिर्फ उसी नोड को देखो जिसकी डेप्थ क्या हो, सबसे ज्यादा हो। लिख लें डेप्थ ऑफ द ट्री है। हाँ, इसको वापस समझाऊं, डेप्थ बराबर लेवल -1, ठीक है? अगर ये शब्द समझ में नहीं आएंगे तो फिर दोस्त क्वेश्चन नहीं होगा। देखो ट्री पर क्वेश्चन 3 ही बनते हैं। पहला बनेगा टर्म्स को लेकर, ठीक है ना? दूसरा बनेगा ट्रेवर्सिंग को लेकर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है? कि ट्रेवर्स करके दिखाओ। और पांचवा बनता है ट्रेवर्सिंग में कन्वर्जन, इन ऑर्डर दे रखा है, पोस्ट ऑर्डर निकालो। 3 ही क्वेश्चन है ट्री की। और तीनों में से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर दे दिया, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर पूछेगा, वो सबसे मुख्य है। चलिए, लेवल का मतलब क्या है? पढ़ो, लेवल का मतलब क्या है? रूट से दूरी +1। तो बताइए बी की कितनी दूरी है, बी और सी की कितनी दूरी है, रूट से कितनी दूरी है? +1 कर दो तो ये किस लेवल के हैं, 2। तो यहां पर लेवल देखो, ये लेवल 2 है, ठीक है? तो बी और सी का लेवल बराबर आएगा, 2 2। और दोनों की डिग्री निकालते हैं। डिग्री क्या कैसे निकालते हैं?
डिग्री कैसे निकालते हैं? बोलो, रूट से नोड तक की एजेस। तो बताओ, इसी डायग्राम में मुझे बताओ बी और सी का डेप्थ कितनी आएगी, एक एक। आप समझ गए? तो लेवल 2 है, डेप्थ 1 है। इसका मतलब मुझे बताइए डेप्थ हमेशा कैसे निकालते हैं? लेवल में से 1 कर दो, डेप्थ आ जाएगी, -1 कर दो, डेप्थ आ जाएगी। उल्टा करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 12वां 13वां। ये है हाइट। क्या है ये? बोलो, हाइट ऑफ अ नोड। और बोलो, पूरी हाइट में से मैक्सिमम हाइट जो भी होगी, तो मैक्सिमम हाइट क्या बन जाएगी? हाइट ऑफ अ ट्री। ट्री की हाइट बन जाएगी। चलो बोलो, बोलो, नोड से लेकर नोड से लेकर नोड से लेकर रूट तक आने वाली आने वाली एजेस की संख्या, एजेस की। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो नोड होता है ना हाइट में, वो हमेशा कौन सा नोड लेते हैं? लीफ नोड। क्या लेते हैं? लीफ नोड लेना होता है बस। हाइट हमेशा किसकी निकलेगी? लीफ नोड की निकालते हैं, किसी की हाइट नहीं निकालते हम लोग। ये देखें, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और ये एफ हो गया। हाइट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हाइट निकालते हैं लीफ से लेकर, किससे लेकर? लीफ से लेकर यहां तक। तो बताओ कितनी आएगी? 1 2 3। तो इसकी हाइट कितनी मानी जाएगी? 3। इसकी हाइट बताओ तो, 1 2। और इसकी हाइट कितनी है? 1। सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? एफ की। सबसे ज्यादा ये है। तो बोलो, ट्री में मैक्सिमम हाइट क्या कहलाती है? ट्री की हाइट। तो अगर कोई मुझसे पूछे सब दिए गए ट्री की हाइट क्या होगी, तो 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। हाइट नीचे से मापते हैं, डेप्थ ऊपर से नापते हैं, बस इतना ही फर्क है। लिख लो। किसकी हाइट? एच की होगी, नहीं सॉरी, एफ की होगी ना। एफ की हाइट कितनी है? एफ से नापना शुरू कर रहे हैं ना, रूट की थोड़ी ना। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। अगर मैं यूं फीता चलाऊं तो भी ये 4 फीट का है, और नीचे से फीता चलाऊं तो भी ये 4 फीट का ही है, पर शब्द अलग अलग है। ऊपर से फीता खींच के नीचे ले जाता हूं तो डेप्थ हो गई, नीचे से फीता के ऊपर लेके आता हूं तो हाइट हो गई। और हाइट हमेशा लीफ की निकाली जाती है। किसकी निकाली जाती है? लीफ की। लीफ से आपको चलना है नोड तक। हाँ, लास्ट लेवल -1 बोले तो किससे -1 करना लास्ट लेवल को? अच्छा, हाइट निकालना है। हाँ, तो लेवल में से एक हटा दो, हाइट आ जाएगी। लेवल में से एक निकाल दो, हाइट आ जाएगी। पर हाइट हमेशा सबकी नहीं निकालते हैं। हाइट हमेशा जनरली किसकी निकालते हैं? लीफ की। तो जो जो लीफ है, जैसे बी है, एफ है, ई है, और जो मैक्सिमम हाइट है वही ट्री की हाइट होगी। एंचेस्टर, और एक आता है डिसेंट डिसेंडेंट। हाँ, डिसेंडेंट होता है। हाँ, अलग अलग शब्द का खेल है। अलग अलग लेखक के अलग अलग बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सारे सब समझ में आना चाहिए ताकि एग्जाम में डाउट ना हो। ठीक है, मुझे बताइए, अगर हम आपकी लंबाई नापते हैं 4 फीट के हो, 5 फीट के हो, ऊपर से नीचे की तरफ फीता खींचा तो क्या है? डेप्थ। नीचे से फीता खींचा तो हाइट। एक ही बात है, कान चाहे कैसे ही पकड़ो, सिर्फ ये शब्द ही डरते हैं, बाकी क्या लिख लो। आप बोल दिया करो कि सर बाकी है, मुंह मत बनाया करो। क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे।
अब पढ़ लेते हैं एंचेस्टर। क्या पढ़ लेते हैं? चलिए, टाइम हो रहा है, अभी 5 मिनट बाकी है। लिखो नंबर 14, ये काम का नहीं है। बोलो एंचेस्टर और डिसेंडेंट। डिसेंडेंट क्या बोलते हैं? पूर्वज और आगामी पीढ़ियां। चलिए ए बी सी डी, बताइए डी के पेरेंट कौन कौन है? डी के एंसेस्टर होंगे सी और ए। तो बताइए एंसेस्टर समझ में आ गए? तब डी के पूर्वज कौन कौन है? सी है, सी के पूर्वज ए है, ऐसे। और यहां पूछे, जैसे मैंने पूछा कि भैया इनके आगे वाले नोड कौन है, तो डिसेंडेंट कौन? चलो एक और ले लेता हूं यहां पर, ई एफ और जी। तो बताइए सी के डिसेंडेंट कौन कौन है, आगे वाला भविष्य कौन कौन है? एफ और जी, ऐसे। आता नहीं है, लिख लो। सी के हाँ, एक तो डी है और ई और जी। अब ध्यान से सुनो, वैसे इसका निकालते नहीं हम लोग, क्योंकि इसके दो आगे ना, ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो मैं मैक्सिमम वाला ले लूं, ई और जी। ई है ना ये, एफ है, एफ और जी। एफ ले लो भाई, कोई एक, एफ ले लो। एफ जी लिखना है, एक ही वंशज है। इसके बाद में ये आया और इसके बाद में ये आया, आप ऐसे नहीं चलोगे, इसमें एक ही डंडी चलती है, एक ही पाथ फॉलो होता है। हाँ भाई, सी से दो पाथ निकल रहे हैं, एक तो एक शाखा वाला, एक दो शाखा वाला। तो मैंने ये वाला लिख दिया, एक ही बात है। आप कहो तो ये भी लिख दो कि सी से एक डी एक और हो गए। सी से आप दोनों जा सकते हैं। अरे इससे सिर्फ ये पता चलता है कि आगे कहां कहां जा सकते हैं, और इससे पता चलता है पीछे कहां कहां जाना है। इससे कोई बड़ा रोल नहीं है। तो आगामी जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सब डिसेंडेंट कहलाती है, पूर्वज जितने भी है वो सब एंसेस्टर कहलाते हैं। ये सिर्फ एक शब्द है, हालांकि इसका यूज नहीं होता। तो हमने सिबलिंग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया है, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए, और यही टर्म्स मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ एक ही क्वेश्चन में, फिर ब्रेक करते हैं। और ब्रेक के बाद में हम लोग पढ़ेंगे ट्री के प्रकार, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। क्या पढ़ेंगे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से छपते हैं भैया। पर ये टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। क्या किसी ने टेलीग्राम पर दिए गई फाइल का पीडीएफ निकाला है क्या? यही अभी है किसी के पास? अभी मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। हटा लूं? कितनी टर्म हो गई? 15। बोलो ट्री के समूह को, अलग अलग ट्री के समूह को, अलग अलग ट्री के समूह को फॉरेस्ट कहते हैं। ग्रुप ऑफ ट्री को, ग्रुप्स ऑफ ट्री के अलग अलग समूह, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये दो अलग अलग ट्री है, दो या दो से ज्यादा ट्री होंगे तो वो ट्री नहीं कहलाता। क्या कहलाता है? जंगल। सब ट्री। उल्टा कर लो इसका, बोलो एक ही ट्री के एक भाग को, एक ही ट्री के एक भाग को सब ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ट्री। ट्री का भाग क्या कहलाता है? सब ट्री। ए बी सी डी ई एफ।
अगर मैं कहूं कि मेरे पास में ये है तो ये पूरा का पूरा क्या है, सब ट्री। क्या है ये, सब ट्री। बस इतना सा है, कहीं काम नहीं आएगा, एग्जाम में लिख लो। ऊपर वाला तो महाफर्जी है, नीचे वाला तो चलो एक आधी एग्जाम में मैंने देखा है। ट्री का समूह क्या कहलाता है, फॉरेस्ट। ऊपर वाला कुछ काम का नहीं है, ये एक ही ट्री की बात कर रहा है और ये मल्टीपल ट्री की बात कर रहा है, ट्री के समूह की। ये कुछ नाम है दोस्तों जो आपको रखना है ध्यान में। क्वेश्चन जो आएंगे मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हम्म हटा लूं। ये सारी टर्म वापस आकर मैं आपसे पूछूंगा, और टर्म अगर समझ में आ गई दोस्तों, शब्द अगर समझ में आ गए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन आया था, बाइनरी सब ट्री की हाइट है h, कितनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली आएगा। बाइनरी ट्री, अभी मैं पढ़ाऊंगा ट्री का प्रकार। बाइनरी ट्री की हाइट h है तो नोड की संख्या होगी 2 की पावर h, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर h प्लस 1 बट्टे 1, ऐसे कुछ चार ऑप्शन देगा। ये फिक्स पैटर्न है उनका। तो इन टर्म को मैं वापस समझाऊंगा लेकिन विथ एक प्रॉपर एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल है बाइनरी ट्री। क्या है, अब मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा सब बाइनरी ट्री पढ़ाऊंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाइनरी ट्री पर बनते हैं। बाइनरी ट्री के तीन सबसे मुख्य प्रकार है, बीएसटी, एवीएल और रेड ब्लैक। ये तीन ट्री करेंगे। चलिए, क्या अभी 15 मिनट का ब्रेक ले ले जाए। 3 बजे मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, 3 से 4 क्लास होगी। ठीक है, 3 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, अगर आप आओ चाहे ना आओ। ठीक।